तो जेल से बाहर आने के बाद पी चिदंबरम के तेवर एक तरह से सख्त हैं। उन्होंने कहा कि अहल मैनेजरों के हाथ में मईशत मुल्क की नहीं है और ना ही हुकूमत को इसका इल्म है कि आखिर बीमारी क्या कुछ है और इसका मर्ज इसकी दवा किस तरह से होगी। हुकूमत तो अपने जिद्दी रवैये की वजह से यह सब समझना भी नहीं चाहती है। ये इस तरह के बयान थे जो पी चिदंबरम ने सरकार पर एक तरह से दागे हैं। इस बीच चिदंबरम ने प्याज की आसमान छूती कीमत पर भी सरकार और मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण पर सख्त तनकीद की। सवाल यह उठता है कि आखिर चिदंबरम का गिरती मईशत पर बोलना सरकार के लिए क्या कुछ पैगाम है, कितना नुकसानदेह होगा? क्या चिदंबरम अब सरकार को हर कदम पर आईना दिखाएंगे? आज इसी इश्यू पर हम बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ आशीष मिश्रा जी बीजेपी लीडर हैं, इस वक्त डिबेट में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इनके अलावा सलमान निजामी साहब कांग्रेस लीडर हैं। विजय सरदाना जी इकोनॉमिस्ट हैं, माहिर माशियात हैं, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। और दलित चिंतक सैयद कासिम साहब भी लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। इस बीच मेरे साथ कुछ मेहमान और डिबेट में जुड़ेंगे। टीएमसी लीडर और इसके अलावा एलजेपी लीडर भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। जितने मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं सभी का बहुत इस्तकबाल और वेलकम। मैं सबसे पहले आशीष मिश्रा जी आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा कि जेल से बाहर आने के बाद पी चिदंबरम एक तरह से उन्होंने सरकार को आईना दिखाने का काम किया है। चाहे इकोनॉमी की बात कर लें, चाहे महंगाई की बात कर लें, बेरोजगारी की बात कर लें, एक लंबी लिस्ट है जिस पर उन्होंने सरकार को घेरा है। आशीष जी। अबू हुरैरा जी, आप जानते हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त एक ऐसे इंसान जो बेल पे बाहर आए हैं, बरी नहीं हुए हैं, और वो आज इस तरह की बातें करते हैं, प्रेस में बात करते हैं जो कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। उनको प्रेस में, मीडिया में कभी जाने की इजाज़त नहीं कोर्ट ने दिया है। और इस तरीके की बातें करते हैं जो भ्रष्टाचार में पूरे 70 साल से ये लोग चोरी और डाका डालते रहे सरकारी खजाने पे। हमारी सरकार, मोदी जी की सरकार, पिछले 5 साल और अभी 6 महीने में विकास के रास्ते पे चलने वाले को आईना दिखा रहे हैं। इनको अपनी बातें याद नहीं आ रही है कि जितने सारे जो भी मिनिस्टर थे, कैबिनेट से लेके, एमओएस से लेके, सारे भ्रष्टाचार में लिप्त होते थे और वो मुझे आईना दिखा रहे हैं ब्रेस करके, और वो भी भ्रष्टाचार में जमानत पे आके। ऐसा नहीं कि उन्होंने बरी हो गए हैं और वो अपना आजादी जंग जीत के आए हैं। तो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर उसमें जमानत पे बेल मिला उनको, उनको सुप्रीम कोर्ट ने बरी नहीं कर दिया कि आप नीट एंड क्लीन हो गया। तो वो जमानत पर बाहर निकले तो क्या सरकार को आईना नहीं दिखा सकते हैं? घर जाग के देख, जमानत पर अगर बाहर है तो क्या सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते? आशीष जी, आईना दिखा सकते हैं, लेकिन पहले, अरे कमाल है, अरे तो जश्न मना रहे हैं। जो भ्रष्टाचार पे लिप्त होके आए हैं वो आईना दिखाएंगे किसी को? पहले अपने बारे में अपने झांक के देखे पहले। और जो सरकार विकास कर रही है, विकास के रास्ते पे चल रही है, इतने सारे काम हुए, उनको काम नहीं दिख रहा है। एक बार उनको तारीफ, अभी कुछ दिन पहले की बात थी, जब जेल जाने से पहले उन्होंने तारीफ करी थी, आपको भी याद होगा शायद, उन्होंने तारीफ करी थी कि नहीं, मोदी सरकार अच्छा काम कर रहे हैं। ये चिदंबरम साहब की स्टेटमेंट था, उनको याद आना चाहिए। अभी तो 100 दिन जेल में रहकर अभी पता नहीं कितने साल इनको और रहना है। अभी ये बरी नहीं हुए हैं अबू जी, अभी इनको याद करिए, अभी पुरानी चीज को याद करें। इनके सरकार में क्या क्या हुआ था, कौन सी विकास की बातें करेंगे? विकास इनको दिख नहीं रहा है। इनको ना तो मोदी जी की कुछ भी विकास इनको नहीं दिख रहा है। इनको इस बात में सोचना चाहिए। और प्रेस कर रहे हैं, जहां तक बात बरी होने की है, जमानत पर है। अगर इसी के उलट आप साध्वी प्रज्ञा जी को ले लीजिए, वो भी जमानत पर ही बाहर हैं। जमानत पे बाहर हैं, लेकिन उनकी स्टेटमेंट में, इनके स्टेटमेंट में क्या उनको पार्टी से लगी है? उन्होंने कहा है कि पार्टी ने कहा कि हमारा लाइन नहीं है, हमारा स्टेटमेंट नहीं है, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। क्या सोनिया गांधी जी बोलेंगे इनके बारे में? चिदंबरम के बारे में जेल में रह के 100 दिन जेल में रह के आए, राहुल गांधी जी बोलेंगे इनके बारे में कुछ? आज तक एक स्टेटमेंट आया कि ये नहीं। आशीष जी, अगर सरकार की जो कमियां हैं, जेल में सरकार की जो कमियां अगर चिदंबरम उसे गिना रहे हैं, तो आखिर इतनी मिर्ची सरकार को क्यों लग रही है? सरकार की कमियां ही गिना रहे ना भैया। ऐसा तो है नहीं कि महंगाई नहीं है आशीष जी। कोई कमी, प्याज के बारे में अगर बोला जा रहा है, इकोनॉमी के बारे में बोला जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं कि कुछ छुपा है, ढका हुआ है। आपको सरकार की खूबियां नजर नहीं आ रही है। आपको इतने गरीब लोगों को घर मिला, गरीब माँ बहनों को सिलेंडर मिला, टॉयलेट बने, आपको रोड बने, आपको ये सब खूबियां नजर नहीं आ रही है। आपकी खामियां ढूंढने में लगे अभी भी आप 5 साल में। ठीक है। सलमान निजामी साहब, आशीष मिश्रा जी कह रहे हैं कि सरकार ने इतना कुछ गरीबों के लिए, बेरोजगारों के लिए और मुल्क की जो इकोनॉमी उसके लिए इतना कुछ कर रही है, फिर सरकार की खामियां क्यों ढूंढी जा रही हैं?
चिदंबरम जी को क्या जेल में वो सिर्फ सरकार की खामियां गिन रहे थे बैठकर? सलमान निजामी साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि दर्जनों के हिसाब से भाजपा के जो मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर, चाहे येदियुरप्पा हो, कर्नाटका के मुख्यमंत्री हो, अमित शाह हो, योगी आदित्यनाथ हो, नीतीश कुमार हो, सब बेल पे आउट हैं, बाहर सब बेल पे हैं, वो चीफ मिनिस्टर हैं। और चिदंबरम जी पे अभी भी कोई भी सबूत नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ने माना कि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, आपने क्यों बेल पे इनको ये छोड़ा नहीं अभी तक। दूसरी बात ये है कि आप ये तो हम घर से तो हमने डेटा नहीं निकाला, ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि हमारा सबसे इस वक्त लोवेस्ट 4.5% जीडीपी है, 4.5%। ये पढ़े लिखे भाजपा के नेता जो है कम है, आरएसएस की शाखाओं में जो है सिर्फ हिंदू मुस्लिम सिखाया जाता है, वहां मैथमेटिक्स नहीं होता। इसलिए इनको बताओ कि 4.5% जीडीपी जो है उसका क्या मतलब होता है। इस वक्त जो हमारे जो किसान लोग हैं आत्महत्या कर रहे हैं, आप मंदिर और मस्जिदों पे लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो लोग 5 रुपए के लिए, 10 रुपए के लिए अपनी जानें दे रहे हैं, उनको मंदिर और मस्जिदों से क्या लेने देना। अबू जी और लाइन इनकी वही जो है सर, फाइनेंस मिनिस्टर है वो ये स्टेटमेंट देती है कि मैं तो प्याज खाती नहीं हूं, मुझे क्या करना इसमें। अरे इनको शर्म आनी चाहिए कि जो किसान अपना खून पसीना एक करके एक प्याज की उगाई करता है और हमें वो बेचता है, आज उसको नुकसान और घाटा उठाना पड़ रहा है, क्योंकि प्याज का जो है वो रेट जो है हाई बढ़ गया है। पूरे देश में इस वक्त ये बोलते हैं हमने टॉयलेट बनाए। अरे बाथरूम क्या, जब लोगों की जानें नहीं रहेंगी, जब लोग आत्महत्या करेंगे तो हमने टॉयलेटों क्या करना है। और इनको शर्म आनी चाहिए कि रिस्पॉन्सिबल फाइनेंस मिनिस्टर है, वो कहती है कि मैं प्याज खाती नहीं तो मुझे क्या करना। ये शर्म आनी चाहिए इन भाजपा के नेताओं को। इन्होंने 6 सालों में क्या किया, क्या अचीव किया इन्होंने, कौन से घर बनाए। जब लोग के पास अब लोगों को खाने के लिए राशन नहीं हो, जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, ना तो नौकरियां इन्होंने दी, ना कोई बैंक के खाते खुलवाए, उस पर पैसा भी नहीं आया, और लोगों ने गरीब लोगों ने अपने जो बैंक में पैसे रखे थे, आशीष जी कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए, क्या करेगा गरीब। सुन लीजिए, मैं फिर आ रहा हूं जी। आशीष जी क्या कुछ कह रहे हैं? सलमान जी इन्होंने 70 साल में गरीबों के लिए क्या किया? एक वर्ड सलमान जी, एक वर्ड में जवाब दीजिए। आपने 70 साल में गरीबों के लिए क्या किया? आपने किसान के लिए क्या किया? आप मुझे एक वर्ड में जवाब दीजिए। रो रहे हैं। हाँ, क्या किया? अगर देश को अंग्रेजों ने लूटा था आपने 70 साल में, जवाब मांग रहा हूँ, जो जीडीपी नहीं, अगर लोग रो रहे हैं 1947 में जो है 3% हमने 12% मांगा आपको। जीडीपी ग्रोथ की बात मत कीजिए मेरे सामने। जीडीपी जो है सारे आपके पॉकेट में थे। ये हमारी अचीवमेंट है। भाई साहब 100 करोड़ के लोगों को आपने 5000 करोड़ बना दिया। बडेरा जी को आपकी कैसी बातें करते हैं? सारे अपने पॉकेट में आप लोगों ने पैसे डाले 70 साल में। आप गरीबों के लिए क्या किया? एक वर्ड में जवाब दीजिए। किसान के लिए क्या किया आपने? आत्महत्या जो है, जवाब दीजिए मुझे। आत्महत्या आपके टाइम में आत्महत्या नहीं होती थी। आप 10 सरकार महाराष्ट्र में सरकार में थे आप। अरे साहब मुझे एक वर्ड में जवाब दीजिए ना। ठीक है, आशीष जी बात हो गई, सलमान निजामी साहब बात हो गई। मैं नहीं, मेरे साथ बहुत खास मेहमान विजय सरदाना जी भी जुड़े हुए हैं। विजय सरदाना जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं उन्हीं से समझ लेता हूं इस वक्त जो मुल्क की इकोनॉमी है, जीडीपी जो है, उसकी हालत क्या कुछ है। विजय सरदाना जी, जाहिर सी बात है कि एक तरफ जब इसकी आलोचना की जाती है, उर्दू में जिसे हम कहते हैं कि तनकीद की जाती है, जब मुल्क की हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं या इकोनॉमी की बात करते हैं, मईशत की बात करते हैं, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि मुल्क में इकोनॉमी की जो मौजूदा सूरत हाल है, उस पर क्या हमें तारीफ करना चाहिए या उस पर हमें सोचना चाहिए, गौर व फिक्र करना चाहिए, और उस पर वाकई में जो तनकीद हो रही वो सही है? देखिए, आज आरबीआई के आंकड़े आए हैं। आरबीआई ने अपने फोरकास्टिंग में जो बात कही है और जो आज का ऑब्जर्वेशन है आरबीआई का, निश्चित रूप से वो चिंताजनक है। पहली बात तो ये कहें कि एक संस्था है भारत के संविधान के तहत आरबीआई, जिसको पार्लियामेंट ने बनाया है, अगर वो ये कहता है कि हमारी जीडीपी दर घट रही है तो मतलब चिंता की बात है। तो इसमें आर्ग्यूमेंट और बहस का कोई मुद्दा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह आती है कि हमें कुछ आधारभूत आंकड़ों को सामने रखना पड़ेगा। इस देश की आबादी हर साल 2 करोड़ बढ़ती है
और जब इस देश की आबादी हर साल 2 करोड़ बढ़ती है तो उनको खाना खिलाने के लिए हर साल आपको 2 करोड़ टन एडिशनल फूड पैदा करना पड़ेगा, उसमें प्याज भी शामिल है। क्या हमने पिछले 70 साल में, मैं बीजेपी और कांग्रेस में नहीं जा रहा हूं, मैं पॉलिटिकल नहीं हूं तो मेरे को कोई मतलब नहीं है दोनों से, बिल्कुल। मैं इस देश की बात कर रहा हूं। क्या 70 साल में हमने कोई ऐसी एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाई जो हमारी बढ़ती हुई आबादी को फूड सिक्योरिटी दे सके, एफोर्डेबल फूड दे सके, ताकि लोग आराम से कम मिनिमम जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकें? हम नहीं कर पाए, इसीलिए हमारा हंगर इंडेक्स में आंकड़ा भी बहुत खराब है। हम दुनिया के 140 देशों में 112वें नंबर पे आ जाते हैं और पिछले साल से और घट गए। ये आंकड़े हमारे सामने हैं। अब आती है तीसरी बात, हमारे पास खाना नहीं है, इसलिए दुनिया के सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे भारत में हैं। हमारी लेबर प्रोडक्टिविटी इसलिए कम है कि हमारे लोगों को, लेबर को खाना खाने को प्रॉपर नहीं मिलता, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता। ये आंकड़े हमारे सामने हैं, इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, देश की बात है। बिल्कुल। तीसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा जो हमारे सामने है वो ये है कि जिस तरह से देश की आबादी बढ़ रही है, हमारी जमीन उतनी है, क्या आज भी संसद में हमारे सामने कोई ऐसी एग्रीकल्चर या फूड सिक्योरिटी पॉलिसी है जो ये बता सके कि इस देश में हर आदमी को बराबर खाना मिल जाएगा? जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मैं लग्जरी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सरप्लस की बात नहीं कर रहा हूं, जो भारत सरकार कहती है कि मिनिमम फूड सिक्योरिटी के लिए आपको क्या खाना चाहिए, कितनी कैलोरी खानी चाहिए, क्या हम उतना दे पा रहे हैं इस देश में? हम नहीं दे पा रहे, ये हकीकत है। दुनिया भर के आंकड़े हमें बता रहे हैं। तो इसमें मेरा रिक्वेस्ट है दोनों सीनियर पॉलिटिकल पार्टी से कि कम से कम यार राजनीति छोड़ के कभी तो देश की सोचो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। बहस करने से इस देश की इकोनॉमी नहीं सुधरेगी, उसको सुधारने के लिए आपको मिल बैठ के काम करना पड़ेगा, इसीलिए संसद बनी है। नहीं तो आप सड़कों पे ही रहते ना, संसद में क्यों गए? कहने का मतलब यह है कि इस देश के बारे में सोचो, बहुत हो गई राजनीति, अब हमारे पास वक्त नहीं है। इस साल भी आबादी 2 करोड़ बढ़ेगी, लेकिन क्या इस देश में 2 करोड़ टन एडिशनल फूड पैदा होगा? क्या हमारे पास जमीन है? अगर जमीन नहीं है तो क्या तकनीकें हैं? क्या पानी है? क्या हमारे पास संसाधन है? क्या रिसर्च हम कर रहे हैं? हमारा रिसर्च पे बजट क्या है? ये क्या कोई, ना तो प्रधानमंत्री इसके बारे में बोलते हैं, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस इशू को तो पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर सोचना होगा। इस पर एक तरह से सियासत जायज नहीं है। इस इशू को, सियासत को अलग हटाकर एक तरह से देखना होगा, क्योंकि मुल्क के अवाम का मसला है। इसमें बीजेपी और कांग्रेस का मसला नहीं है, यह मुल्क के अवाम का मसला है। मैं सैयद कासिम साहब आपके पास आना चाहूंगा। सैयद कासिम साहब, विजय सरदाना जी ने बिल्कुल जो तस्वीर इस वक्त इकोनॉमी की है, जो मुल्क के जीडीपी की तस्वीर है, वो उन्होंने एक तरह से बिल्कुल साफ साफ रख दी। लेकिन मैं सैयद कासिम साहब यह समझना चाहता हूं कि कोई भी सरकार हो, मुझे बीजेपी और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं, मैं सिर्फ यह समझना चाहता हूं कि जब कोई सरकार इख्तिदार में होती है, कोई पार्टी इख्तिदार में होती है, तो तनकीद नहीं सुनना चाहती है, भले ही कितने खराब आंकड़े हों, भले ही इकोनॉमी या मईशत की बुरी हालत हो, लेकिन वो आलोचना और तनकीद सुनना नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ चाहते हैं कि सरकार की तारीफ हो। कासिम साहब, देखिए अबू हुरैरा भाई, सबसे पहले मैं ये विजय भाई की बात का समर्थन करते हुए अपनी बात रखना चाहूँगा। लेकिन एक बात इसमें मुझे थोड़ा सा, विजय भाई ने कहा कि आबादी हर साल बढ़ती है, 2 करोड़ आबादी बढ़ जाती है, उसके लिए आप अगर 70 साल में देखेंगे तो सारी चीज़ों के मुकाबले में किसान से जुड़ी हुई कोई चीज़ उतनी महंगी नहीं हुई है। आटा पिछले 5 साल में आप देख लीजिए उतना महंगा नहीं हुआ, चावल उतना महंगा नहीं हुआ, दाल कभी कभी महंगी होती है, नहीं हुई, प्याज पहले भी महंगी होती रही है, आज भी महंगी हुई है, और उसके दूसरे कारण हैं तमाम, आपके गोदाम में सड़ गई, इंपोर्ट नहीं हो पाया। मैं ये देख रहा हूँ कि जो पिछले जिन्होंने ये कहा था कि हमने ये सरकार जो बनाई है, हमारी सरकार 60 साल बनाम 60 महीने की है, 66 महीने हो गए, कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जो महंगी ना हुई हो। सब कुछ महंगा होने के बावजूद अगर अर्थव्यवस्था घट रही है, मईशत गिर रही है, इकोनॉमी कमज़ोर हो रही है, तो इसकी वजह क्या है?
आपके पास आपने सिर्फ एक चीज उसकी बहुत पब्लिसिटी की गई थी कि आपका सिर्फ डाटा आपने सस्ता किया था कि भाई साहब मोबाइल बहुत सस्ता हो गया, डाटा बहुत सस्ता हो गया। अब लीजिए साहब, डाटा भी 40 से 50% महंगा हो गया। जो 399 3 महीने का मिलता था वो 2 महीने में मिला करेगा। आप बैंक से पैसा निकालें तो पैसा कटेगा, पैसा जमा करें तो पैसा कटेगा, चेक बुक लें तो पैसा जमा करेगा, कम अमाउंट हो तो पैसा कटेगा। हर चीज में आपका पैसा मतलब कम होता गया। उसके बावजूद आप देखें तो मैशत घट रही है। आप देखें कि रेलवे की क्या हालत आज हो गई है। आज जो आपकी रिपोर्ट पार्लियामेंट में रखी गई है रेलवे की, उसको आप देख लीजिए। रेलवे में प्लेटफॉर्म टिकट से लेकर टिकट तक महंगा हुआ, उसके बाद रेलवे घाटे में चला गया। सोचने की बात है कि ये क्या कहना कि चिदम्बरम जेल में थे और चिदम्बरम जमानत पे हैं और निजामी साहब का कहना कि वो साहब आपके तमाम नेता जमानत पे हैं, ये मैशत को हल करने का रास्ता नहीं है। मैशत क्यों गिर रही है, इकोनॉमी क्यों गिर रही है, जीडीपी ग्रोथ कम क्यों हो रही है, ये पार्लियामेंट में आपके एमपी के कह देने से कि जीडीपी है क्या, ये तो कोई चीज नहीं है, जीडीपी 35 से पहले थी नहीं, 36 के बाद होगी नहीं, आगे 2020 में खत्म हो जाएगी। इन सब चीजों का कोई मकसद नहीं है। मकसद यह है कि सब कुछ इंसान की रीच से दूर होता जा रहा है। गैस सिलेंडर से लेके कोई, पेट्रोल से लेके डीजल से लेके गैस से कोई ऐसी चीज नहीं है जो महंगी नहीं हुई। उसके बाद अगर गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही है, और जैसा कि हमारे मिश्रा जी ने कहा कि हमको सड़कें दे रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो साहब ऐसा है कि आप देखिए कि जो सड़कें आप दे रहे हैं उस पे हमसे कितना ले रहे हैं। कोई चीज मुफ्त नहीं है, रोड पे चलना है तो अब, और हमारे मिनिस्टर कहते हैं, गडकरी साहब कहते हैं देखिए आपको सुविधा लेनी तो पेमेंट करना पड़ेगा। वो ये बात मतलब ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि आपको सड़क, अच्छी सड़क पे चल रहा है तो पैसा दीजिए। तो सब कुछ जनता के ऊपर बोझ पड़ता जा रहा है, उसके बाद मैशत गिरती जा रही है। इसके पीछे वजह क्या है, इस वजह को ढूंढना होगा। और मेरे ख्याल से विजय भाई, ठीक है, आशीष मिश्रा जी इसका जवाब देंगे कि आखिर वजह क्या है। ठीक है, सारी चीजें सरकार कर रही, सरकार कदम उठा भी रही, लेकिन जो परेशानियां आवाम के साथ आशीष मिश्रा जी हैं वो कम नहीं हो रही हैं। प्याज की मिसाल आपके सामने, मैं ये नहीं कहता हूं कि पहली बार प्याज महंगी हुई है या टमाटर पहली बार महंगे हुए या दालें पहली बार महंगी हुई, इससे पहले भी महंगे होते रहे, लेकिन ड्यूरेशन तो देखिए आशीष जी, पिछले 1.5-2 महीने से प्याज महंगी है। तो इस चीज़ को, इस पे सरकार आज भी, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के अमित शाह जी ने मीटिंग ली है, वहाँ पे प्याज के लिए भी डिस्कशन हुआ है, पार्लियामेंट में हुआ है। रही बात रोड की, अभी सैयद कासिम साहब बोल रहे थे कि रोड पे चलेंगे तो पैसा देना पड़ेगा। अरे पहले पैसा लेके भी रोड नहीं बनते थे, आज रोड बना के पैसा लिया जा रहा। मैक्सिमम टोल खत्म हुआ है। सैयद कासिम जी आपने सुना होगा, मैक्सिमम टोल आज के रेट में खत्म हो रहे हैं। आपको बहुत ही लंबा जाएंगे तो आपको टोल टैक्स देना पड़ रहा है, अदरवाइज नहीं तो छोटे छोटी जगह पे टोल होते थे पहले, उसमें भी टेंडर होता था, उसमें भी घपलेबाजी होते थे, उसमें भी भ्रष्टाचार होता था। आज उसमें भी लगाम लगा है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर आप विकास, किसी भी घर को आप बनाने जाएंगे, आप अपने बैंक में पैसा रखेंगे, अगर घर का अल्ट्रेशन करेंगे उसमें आपको पैसा देना पड़ेगा। पैसा लग रहा है, आपके घर पे लग रहा है ना। ये रोड कोई गडकरी जी के घर में तो नहीं घुस रहा अंदर में। आपके रोड, आपके हाईवे बन रहे हैं, आपके लिए रेलवे स्टेशन, आज रेलवे स्टेशन की हालत से कासिम साहब, आप भी अगर लखनऊ के हैं, कहाँ के, थोड़ा सा आप बता दीजिए। अगर किसी भी रेलवे स्टेशन पर जाके देखिए, इतनी सफाई कभी थी क्या? क्या इस जो अभी जो काफी सारे ट्रेनें चली है, इस तरह की ट्रेनें कभी चली? रेलवे की देखिए, रेलवे की हालत खराब है आशीष जी। आप इस तरह से टीवी पर बोल के निकल नहीं सकते हैं। रेलवे की हालत खराब है, अगर उसकी रियल पिक्चर आप देखिए। खराब नहीं है। आप रेलवे को आप नहीं, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपने देखा होगा, रेलवे स्टेशन को जाके देखिए, रेलवे पटरी पे देखिए, आप रेलवे बॉगी को देखिए, जो डब्बे चलते हैं उसको देखिए। आज इतनी सफाई होती थी कभी किसी भी टाइम? आप इस तरह के, इससे भी आप उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। अब रेलवे की हालत सही है, रोड की हालत सही है, घाटे में चल रहा है। प्याज की बात, अभी रेलवे आशीष जी घाटे में चल रहा है। आप इस चीज का जिक्र क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी जो ताजा रिपोर्ट आई है वो बताती है कि रेलवे खसारे में चल रहा है, घाटे में है, नुकसान में चल रहा है हमारा रेलवे। नहीं, रेलवे नुकसान में चल रहा है, लेकिन लोगों को फैसिलिटी तो मैं फिर भी दे रहा हूं ना, उसमें कटौती तो नहीं करी है ना। आपने देखा होगा सरकार ने कभी उसमें कटौती नहीं करी है, चाहे रेलवे कैसे भी चल रहा है, लेकिन चल तो रहा है। आप उसको भी निगलेक्ट कर सकते हैं ना। आप इस चीज को, आप इस चीज पर ब्लेम करें, हाँ सरकार को आप ब्लेम कीजिए, रास्ता आप दिखा रहे हैं, सुझाव आप दे रहे हैं, बिल्कुल हम मान रहे हैं आपकी सारी चीज को, उस पर काम करना चाहिए, सरकार कर भी रही है। मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं कि अब सरकार नहीं चल रही है, देश अच्छे विकास के रास्ते पे चल रही है, मैं आपको बता दूं। और आगे टाइम देखिए, आने वाले टाइम में क्या होता है। आप 10 साल सरकार में, अभी मैं 70 साल छोड़ देता हूं। नहीं, आप विजय सरदाना जी ने जो बात की, आप उसे भी मानने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने तो एक तरह से आईना दिखा दिया,
विजय सरदाना जी तो किसी पार्टी लाइन पर नहीं बोल रहे थे आशीष मिश्रा जी। नहीं, विजय सरदाना जी ने आईना नहीं दिखाया। नहीं 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 नहीं, उन्होंने सच्चाई बताई ना, कम से कम नहीं दिखाया। विजय सरदाना जी ने अपनी बात को रखा है सरकार के लिए, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं। नहीं, मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं। उन्होंने बात जो रखा है सरकार के लिए, उन्होंने कहा कि सबको मिलजुल के आगे देश को कैसे बढ़ाया जाए, चाहे वो किसी भी चीज में हो। ऐसा नहीं कि वो सारी खूबियां गिनाए, अगर उसमें कुछ खामियां हैं तो मिल बैठ के उसको दूर कर रहे हैं और करेंगे। मैं विजय सरदाना जी की बात से सहमत हूं, उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, इस बीच मेरे साथ टीएमसी लीडर भी जुड़ गए हैं, खालिद इबादुल्ला कोलकाता से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। खालिद इबादुल्ला साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल और वेलकम। खालिद इबादुल्ला, क्योंकि हम मुल्क की इकोनॉमी पर बात कर रहे हैं और ममता बनर्जी का बयान मुल्क की इकोनॉमी पर आया, उन्होंने कहा कि ये वक्त खस्ताहाल इकोनॉमी पर ध्यान देना है, न कि सियासत करने का। हमारी सरकार, दिल्ली की जो सरकार है वो सिर्फ सियासत कर रही है, हमारी इकोनॉमी कहां जा रही है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह बयान ममता बनर्जी का है। खालिद इबादुल्ला साहब, देखिए, पार्लियामेंट में बैठ के सिर्फ और सिर्फ लास्ट कई वर्षों से मैं देख रहा हूं कि सिर्फ बिल पास कराने में लगे हुए हैं। पब्लिक के नज़र में और जनता के सामने, आवाम के सामने उतरकर कोई काम करने का इन लोगों को सोच नहीं है। आज अगर अर्थव्यवस्था देखी जाए, इकोनॉमिक कंडीशन पूरे भारत में इतनी खराब हो चुकी है कि हम लोग भी एक छोटा मोटा कारोबारी है, 32-35 साल के दौरान मैं कभी ऐसा अर्थव्यवस्था नहीं देखा जो कि आज मैं समझता हूं कि 4.5% ये लोग बता रहे हैं, आरबीआई बता रही है जीडीपी। मुझे जहां तक समझ में आता है ये जीडीपी अगर सही मानों पे देखा जाए तो 2-2.5% से भी नीचे होगा। और रही बात अर्थव्यवस्था की, आपने देखा कि कोई भी सेक्टर में ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है कि अर्थव्यवस्था इसकी अच्छी है। आप ऑटोमोबाइल में जाएं, वहां पे अर्थव्यवस्था खराब है। आप एग्रीकल्चर में जाएं, वहां पे अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। आप रियल एस्टेट में जाएं, वहां भी अर्थव्यवस्था की खराब है। आप रिटेल शॉप में जाएं, वहां भी अर्थव्यवस्था खराब है। हर सेक्टर में आप देख रहे हैं कि अर्थव्यवस्था बहुत ही खराब है। और मैं समझता हूं भारत की जो अवस्था है, भारत की अर्थ की जो अवस्था है, पूरी तरह से चरमरा गई है। मैं समझ रहा हूं कि आने वाले दिनों में इसी तरह से अगर चला तो आपने देखा कि कुछ लोग आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं घर पे अपने फैमिली के साथ। लेकिन खालिद इबादुल्ला, सरकार तो कह रही है कि सब बढ़िया चल रहा है, एक फैमिली सरकार तो कह रही है कि सब अच्छा चल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरकार अपनी कांधा अपनी थपथपा रही है और पूरी जनता इसको बता रही है। और आपने देखा कि जनता किस तरह से परेशान है। अब इसको समझ में आ रहा है कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान और मस्जिद मंदिर का बात करके बिल पास करा रहे, कभी 3 तलाक का, कभी मंदिर का, कभी मस्जिद का, कभी पाकिस्तान का पुलवामा के लेके बात कर रहे हैं। सारी चीजों को गुमराह कर रहे हैं, भटका रहे हैं रास्ता से। मैं समझता हूँ अर्थव्यवस्था को अगर जवाब देने की, मैं समझता हूँ कि ये लोग निर्मला सीतारमन जो जी है वो अर्थ मंत्री है। अर्थ मंत्री क्या कहती है कि प्याज हम लोग नहीं खाते हैं। अरे प्याज 150 रुपया किलो हो गया और आप खाएं या ना खाएं, आप खाने भी नहीं दीजिएगा क्या? आपने कहा कि हम पीछे से पार्लियामेंट में आवाज आती है कि प्याज खाने से कैंसर होगा। ऐसे लोगों के साथ अगर पार्लियामेंट में बैठ के ये लोग अगर इस तरह से बहस करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था जो है आने वाले दिनों में, ये नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी चिल्लाकर 60 सालों में क्या हुआ, 60 सालों में क्या हुआ, आज जो जगह पे बैठे हुए थे 8% जो जीडीपी था मनमोहन सिंह के समय में, वो 8% से घटते हर वर्ष घट रहा है, हर एक क्वार्टर में घट रहा है और घटते यहां तक 4। ठीक है, मैं सलमान निजामी साहब, आज जो बात खालिद इबादुल्ला कर रहे हैं कि निर्मला सीतारमन जी ने पार्लियामेंट में कहा कि वो प्याज बहुत ज्यादा नहीं खाती है, खाती ही नहीं है, तो क्या ये नहीं लगता है, पी चिदंबरम ने भी इस पर एक तरह से उन्हें घेरा है, निशाना साधा है, क्या ये नहीं लगता है कि एक वजीर का इस तरह का बयान आना, और वो भी छोटे मोटे कद का वजीर नहीं, वो मुल्क की फिनांस मिनिस्टर हैं, क्या ये अवाम का एक तरह से मजाक उड़ाना नहीं हुआ सलमान निजामी साहब? जो बिल्कुल, जैसे हमारे भाई ने कहा कि अगर वो कहेंगी कल को मैं जीन्स नहीं पहनती तो पूरे देश के लोग जीन्स ना पहने, ये तो बिल्कुल इमेच्योर बात है। मुझे लगता है कि उन्होंने ये जो ये एक, मेरे को लगता है कि ह्यूमिलेट किया है, इंसल्ट किया है उन किसानों को जो अपने जो इतनी मेहनत से, लगन से जो है खेती बाड़ी करके, अपना खून पसीना एक करके
एक प्याज को उगाते हैं और उसको मंडी में लाते हैं। और आपने देखा किस तरीके से वीडियो सामने आ रहे हैं, किस तरह का जो हमारे किसान है वो रो रहे हैं और चिल्ला चिल्ला के ये कह रहे हैं कि हमारा कसूर क्या है। मैं ये नहीं कहता इसमें पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे देश में इस वक्त जो हालात हैं उसको बदलने के लिए अगर अपोजिशन का भी साथ चाहिए तो हम साथ हैं उनके, लेकिन कोई पॉलिसी होनी चाहिए और सीरियसनेस होनी चाहिए। जब आपके देश के फाइनेंस मिनिस्टर ऐसी स्टेटमेंट देते हैं दैट शोज कि आप सीरियस नहीं हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसान आत्महत्या करे, उसका नुकसान हो, चाहे कश्मीर में लोग बर्बाद हो, चाहे महाराष्ट्र में लोग बर्बाद हो, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार का एरोगेंस और जो एरोगेंट बिहेवियर है वो ये जो इनके स्टेटमेंट से ये लगता है कि कोई बोलता है कि भाई आशीष मिश्रा जी, क्या आशीष मिश्रा जी वाकई में इस तरह का अगर बयान है और पार्लियामेंट में इस तरह बयान है, एक तरफ तो अब नौबत यहां पर आ गई कि प्याज आधार से मिल रहा है, आप मार्केट में जाइए तो प्याज आधार से दिया जा रहा है, दूसरी तरफ इसका मजाक उड़ाया जा रहा है अवाम का। क्या वाकई में सरकार की सरकार सीरियस दिखती है इस तरह का बयान आना? अफसोस बात नहीं है। सरकार दिखती है सीरियस, क्यों नहीं दिखती? आज सवेरे ना प्याज के ऊपर नहीं आज सवेरे प्याज के ऊपर भी इस पे मीटिंग हुई है, उस पे सरकार गौर कर रही है। और इस तरह का बहस आप प्याज के लेके बहस करने बैठे, डिबेट करने बैठे हैं। मैं चिदंबरम पे बहस कर रहा हूं। आशीष जी आपको फर्क नहीं पड़ता होगा, लेकिन एक गरीब समूह से आप कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं? जवाब देना चाहता हूं। आशीष मिश्रा जी, मीटिंग ये हुई, आशीष मिश्रा जी, आवाम परेशान है। आप एसी के कमरों बैठकर इस तरह की बातें मत कीजिए, आप मजाक उड़ा रहे हैं। आशीष मिश्रा जी आप मजाक उड़ा रहे हैं अवाम का। इजिप्ट को इन्होंने बोला कि उनके साथ बॉयकॉट किया जाए और आज इन्होंने इजिप्ट को लिखा कि हमें मदद की जाए। मेरी बात को सुनिए, टर्की सुनिए। आज सवेरे नहीं आप मेरी बात सुनिए। नहीं आप अपने किसानों को एम्पावर करिए ना। अमित शाह जी, आप एडवर्टीजमेंट में, आप फजूल खर्ची में पूरे देश विदेश में घूम के आए, करोड़ों का पैसा खर्च किया। अगर 5 साल में आपने किसानों को कर्जा माफ किया होता, आपने पॉलिसी बनाई होती, योजना किया है महाराष्ट्र में सब। ठीक है आशीष जी, किसानों के साथ आपने किया, लेकिन आज गरीब जो आज प्याज को लेकर रो रहा है, उस पर मसले का हल अभी तक नहीं निकला है, और आप उस पर सफाई ये दे रहे हैं कि प्याज पर डिबेट हो रही, प्याज पर चर्चा हो रही, प्याज पर बातें हो रही है। भाई गरीब परेशान है तो बात नहीं होगी आशीष मिश्रा जी। गरीब परेशान है, गरीब आज रो रहा है तो उस पर बात नहीं होगी। खराब हो चुकी है अर्थव्यवस्था, ये हालत है। अरे 5 सेकंड मेरी बात को सुनिए, 5 सेकंड सुनिए मेरी बात देखने को मिल रहा है। 5 सेकंड मेरी बात को सुनिए। ठीक है, प्याज के ऊपर मैंने पहले बोला, मैंने आपको, आप मेरी बात तो सुने अब रेरा जी। आज मैंने पहले आपको बोला कि पहले आज की सुबह की मीटिंग थी, प्याज के ऊपर कैसे नॉर्मल में लाया जाए उसकी चर्चा हुई है। अरे चुप रहिए खालिद जी, आप खालिद जी कंटिन्यू कीजिए, मुझे फिर ब्रेक पर जाना। आपको ये मैं उस प्याज के ऊपर बहस आज चर्चा हुई है, उस पर भी आज हाँ मैं बता रहा हूँ। प्याज के ऊपर आज सवेरे पार्लियामेंट में अमित शाह जी ने मीटिंग ली है, उसके ऊपर बात हुई कि कैसे नॉर्मल रेट पे लाया जाए, वो भी उस पर काम चल रहा है। आज सवेरे से उस पर मीटिंग हुई है। रही बात ये जो बात कर रहे हैं कलकत्ता, खालिद जी बात कर रहे हैं कलकत्ता की आपने हालत क्या बना रखा है? वहाँ पे गरीब बनते जा रहे हैं, अमीर की हालत खराब है। सारे टाटा को आपने भगा दिया वहाँ से, आपकी सरकार आई तो सॉरी, आप तो विकास की बात करिए ही मत। आज वेस्ट बंगाल की क्या हालत बना रखा ममता दीदी? ठीक है आशीष जी देखिए, प्याज पर हम बात कर रहे थे और पी चिदंबरम पर बात कर रहे थे, आप वेस्ट बंगाल चले गए। मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद आएंगे तो सरदाना जी से मेरा सवाल यही रहेगा कि आखिर मोदी सरकार सुस्त इकोनॉमी को रफ्तार आखिर क्यों नहीं दे पा रही है? इस तरह का मसला आखिर और कितने दिन चलता रहेगा, इस पर हम बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेना है, फौरन हाजिर होंगे। तो जेल से बाहर आते ही साबिक मरकजी वजीर खजाना पी चिदंबरम ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है, और जिस तरह से प्याज को लेकर एक हाहाकार मचा हुआ है उस पर भी पी चिदंबरम ने सरकार पर हमला बोला है। मुल्क की गिरती मईशत और इसके अलावा बेरोजगारी और महंगाई पर उन्होंने सरकार पर हमला बोला है। इसी पर आज हम प्राइम डिबेट में बात कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं विजय सरदाना जी, सर आपके पास ही ब्रेक के बाद आना चाहूंगा। विजय सरदाना जी, 3 चीजें आपसे समझनी है। सबसे पहले प्याज की अगर हम बात करें, इतनी ज्यादा महंगाई, हालांकि इससे पहले भी प्याज कई बार महंगी हो चुकी है, लेकिन ड्यूरेशन इतना ज्यादा नहीं हुआ, सरकार उसे कंट्रोल कर लेती थी। अब आशीष जी कह रहे हैं कि उसे कंट्रोल कर लिया जाएगा, अब यह देखना होगा कितने दिन में होती है। लेकिन इससे भी अहम सवाल यह है कि मोदी सरकार की जो सुस्त इकोनॉमी है, इसे एक तरह से सरकार कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है?
बहुत लंबा पीरियड एक तरह से होता जा रहा है। सरदाना जी, दोनों बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं, दोनों का जवाब एक एक करके देता हूं। आज कंज्यूमर 120 रुपए प्याज के दे रहा है, किसान को कितना मिल रहा है? अगर किसान को 120 का अगर 80 रुपए भी मिलता है या 60 भी मिलता है, मुझे कोई एतराज नहीं है। सही। लेकिन समस्या यह है कि 120 का प्याज किसान को तो आज 20 रुपए भी नहीं मिल रहा है। तो मुद्दे की बात यह है कि जो सरकार अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, यह तो बताए कि ये 100 रुपए जा किधर रहे हैं। क्या भारत सरकार अपने ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के माध्यम से क्या जितने बड़े प्याज के व्यापारी उन पर रेट डलवाएगी, ये पता करने के लिए कि ये खेल क्या चल रहा है? ये 120, ये 20 रुपए का प्याज 120 कैसे पहुंचा? उस पर कोई जीएसटी नहीं है, कोई रसीद नहीं दे रहा है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये 100 रुपए पर किलो, अगर आप टन में बात करें तो 1 लाख रुपए टन, ये जा किधर रहा है? क्या ये ब्लैक इकोनॉमी को आप प्रमोट नहीं कर रहे हैं? अगर आप इस पे जीएसटी नहीं लगाते या रेट नहीं करते हैं, तो क्या सरकार जवाब देगी कि प्याज की इकोनॉमी इस देश में कौन खेल रहा है? और सरकार अगर वास्तव में ईमानदार है तो मेरा एक छोटा सा सुझाव है, आज बीजेपी के जितने राज्य हैं, शुरुआत आप वहां से करिए, जितना एपीएमसी है आप सब खत्म कर दीजिए। जो किसान को, जो कंज्यूमर पैसा दे रहा है, सीधा किसान तक जाने दीजिए। आपको बिचौलिए क्यों चाहिए? आज आईटी के जमाने में जब सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, सब कुछ है, आज आपको बिचौलिए क्यों चाहिए? क्या बीजेपी के प्रवक्ता इस बात की गारंटी लेंगे कि आप बिचौलिया सिस्टम खत्म करेंगे? पहला कमिटमेंट मैं चाहूंगा बीजेपी से। दूसरा सवाल आता है इकोनॉमी पे। अगर आप एग्रीकल्चर इकोनॉमी को ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट नहीं बना सकते तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे इस देश में, क्योंकि 60% लोग वहां रहते हैं। दूसरी बात, जब बात आती है इकोनॉमी की, इकोनॉमी में, गवर्नेंस में एक बहुत सिंपल सी बात कही जाती है, जिस चीज को आप नाप नहीं सकते आप उसको मैनेज कैसे करोगे? इस सरकार ने कितने आंकड़े छुपाए हैं ये कह के कि हमें उन पे भरोसा नहीं है। एम्प्लॉयमेंट का आंकड़ा नहीं बताया, शायद आप नाप नहीं पाए, तो आप मैनेज कैसे करोगे? कंजम्पशन का आंकड़ा आपने नहीं बताया, आपको लगा कि ये खराब है, आप मेजर नहीं कर पाए, नाप नहीं पा रहे उन आंकड़ों को, तो आप मैनेज कैसे करोगे? जितने आपने आंकड़े छुपाए हैं या जनता के सामने नहीं रखे हैं, इसका मतलब आप ढंग से नाप ही नहीं पा रहे उन आंकड़ों को। जब आप नाप ही नहीं पा रहे हो, मैनेज कैसे करोगे? इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जब तक ये गवर्नमेंट इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी कि देखिए गलतियां होती हैं, कमियां सब में होती हैं, लेकिन अगर आप जनता के सामने ये रखते हो कि देखिए ये आंकड़ा था और ये कमी मिली, हमने ये कार्रवाई करी, आप हमें 3 महीने 6 महीने के बाद आप इसका असर देखेंगे, जनता भरोसा करेगी, तभी तो आपको दोबारा सत्ता में लाए। लेकिन क्या आप जनता का भरोसा जीत पा रहे हैं इस तरह के आंकड़े छुपा के, इस तरह से इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट करके? अगर आप ऐसा करेंगे तो जनता का भरोसा टूट रहा है और यह चिंता की बात है। विधानसभा चुनाव में आपने देख लिया। कहने का मतलब यह है कि गुड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स। आप इकोनॉमी पे ध्यान दीजिए, राजनीति अपने आप होगी। आप राजनीति से इकोनॉमी नहीं चला सकते, लेकिन इकोनॉमी से एक अच्छी राजनीति कर सकते हैं। मेरा सिर्फ निवेदन है, आखिरी ये है कि जिस तरह से आपके मंत्रियों के बयान आ रहे हैं संसद में और संसद के बाहर, जनता में उसका मजाक बन रहा है। अब सिर्फ एक इंसान से उम्मीद है कि वो क्या सोचता है देश की इकोनॉमी के बारे में, और वो है प्रधानमंत्री साहब। प्रधानमंत्री साहब अपने मन की बात इकोनॉमी के बारे में, उनका विजन प्लान क्या है? क्योंकि जनता ने मोदी के नाम पे वोट दिया है, किसी मंत्री के नाम पे वोट नहीं दिया है। आज जनता मोदी साहब से सुनना चाह रही है कि सब बताइए इकोनॉमी में आपकी क्या सोच है, तब जनता को भरोसा आएगा। आपके मंत्री तो आपके लिए और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। आज जितनी डिबेट हो रही है हर चैनल पे, वो यही हो रही है कि आपके मंत्री किस तरह के लूज स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये आपकी सरकार को शोभा नहीं देता। तो ये लीडरशिप का टाइम है, प्रधानमंत्री जी को सामने आना चाहिए, देश उनकी बात सुनना चाहता है। मुझे लगता है ये एक बहुत अच्छा मौका है प्रधानमंत्री जी को अपनी लीडरशिप प्रूव करने का। इकोनॉमिक फ्रंट पे आपने पाकिस्तान मैनेज किया, बहुत अच्छी बात है। फॉरेन अफेयर्स में बात की, बहुत अच्छी बात है, उसमें पूरे नंबर आपको। आप इकोनॉमी में क्यों फेल हो रहे हैं?
उस पर भी ध्यान दीजिए ताकि आप डिस्टिंक्शन से पास हो। यही मैं कहना चाहूंगा जनता की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, देखिए बिल्कुल जो सच्चाई है वो सरदाना जी ने रखी है सभी के सामने। आशीष जी, पी चिदंबरम ने भी यही बात कही थी कि जो हमारी इकोनॉमी है वो एक तरह से रास्ता भटक गई है और इस पर पीएम मोदी जी को एक तरह से अपनी चुप्पी तोड़नी होगी, इस पर अब बयान देना होगा। और दूसरी बात आशीष मिश्रा जी, मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, मुझे बड़ा एक तरह से अफसोस हुआ जो बात आपने कही कि प्याज का इशू लेकर आप बैठे हुए हैं। आशीष जी, क्या कुछ चल रहा है प्याज के पीछे, कितना बड़ा खेल चल रहा है वो सरदाना जी ने बता दिया है। अबू जी ना आपने मेरे पूरे स्टेटमेंट को सुना नहीं, या मेरी बात को आपने सुनने से पहले कोई दूसरा क्वेश्चन आपने पूछ लिया मेरे से। मैंने ये कहा कि प्याज के ऊपर आज ही मॉर्निंग में माननीय अमित शाह जी ने सबके साथ बैठक की है और उसमें उन्होंने इस चीज़ को कैसे नॉर्मल किया जाए, प्याज के रेट्स को। काफ़ी सारे जगहों पे 30-35 रुपए प्याज ही बेचे कुछ दिन पहले की बात है। एपीएमसी खत्म कर दीजिए ना, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कोशिश की नहीं जा रही है, आप उसको सुना नहीं, आपने उसका सुना नहीं, आप इस बात को सुना नहीं। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान लिया। अब ये बताइए कि प्याज सस्ता कब होगा? आज आप आवाम के किचन में प्याज कब पहुंच रहा है ये बता दीजिए बस। बिल्कुल बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी सस्ता होगा। बिल्कुल किचन में प्याज आज भी है, मेरे भी घर में बहुत। आशीष जी घर में होगा। मैं मार्केट जब जाता हूं तो देखता हूं कि दुकानों पर लाइन लगी हुई है, बाजार में लाइनें लगी हुई है, पता चलता है प्याज की दुकान है और 40-50 रुपए में जो प्याज बिक रही है आम दिनों में आप उसे लेना पसंद नहीं करेंगे आशीष जी? मेरे भी मैसेज लेके आती हैं। बिल्कुल लाइनें नहीं है, बिल्कुल लाइनें नहीं है। आप वो मीडिया में मत दिखाइए लाइन वाली जगह लेके, कई बार बाढ़ आती नहीं है, फोटो खींच के आप मीडिया में दिखा देते हैं कि बाढ़ से गांव डूब गया। जस्टिफाई मत कीजिए आशीष जी, आप जस्टिफाई कर रहे हैं एक तरह से, आप जस्टिफाई कर रहे हैं। आप सरकार की अगर कमी तो उसे मानते क्यों नहीं है? उस पर काम चल रहा है, सरकार काम कर रही है उसके ऊपर। आशीष जी, जनता भी देख रही है ना, क्रेडिबल स्टेटमेंट होगा तो जनता तारीफ करेगी, नहीं तो आपके स्टेटमेंट का मजाक बन जाएगा। सलमान निजामी साहब देख रही है बाजार। सलमान निजामी साहब आज चिदंबरम ने जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी उन्होंने वही चीज कही थी कि मुल्क में महंगाई एक तरह से कमर तोड़े जा रही है, हमारी इकोनॉमी जो है वो पटरी से एक तरह से उतर चुकी है। लेकिन वजीर आजम साहब इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं और बहुत अच्छी बात सरदाना जी ने कही कि उम्मीद अब सिर्फ वजीर आजम साहब से है। सलमान निजामी साहब जी, देखिए अबू हुरैरा साहब, देश में सिर्फ प्याज का मुद्दा नहीं है। देश इस वक्त जिस हालत में जा रहा है, आप देखिए कि आज भी कल रात को बिहार से रिपोर्ट आई, जो रेप केसेस बढ़ रहे हैं, किस तरीके से देश में आज खलबली मची हुई है और नॉन सीरियस है। प्रधानमंत्री जी बिल्कुल कोई स्टेटमेंट, अगर यहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में इतनी नफरत थी कश्मीर को लेके, लेकिन प्रधानमंत्री ने इमरान खान के जन्मदिन पे ट्वीट किया, उनको मुबारकबादी दी। लेकिन अगर हमारी बच्ची के साथ 5 रेप हुए हैं, 5 बच्चियों को जिंदा जलाया गया है 5 दिनों में अलग अलग राज्यों में, और हमारे प्याज की कीमतें बढ़ गई हैं, हमारे बच्चों की फीसें बढ़ गई हैं, हमारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हमारे पीएनबी, हमारे बैंकों में पैसे खत्म हो गए हैं, वहां लोग जाने दे रहे हैं, बहुत क्राइसिस है देश में, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो हैं वो टस से मस नहीं हो रहे हैं, कोई सीरियसनेस नहीं है। अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का, वजीर आजम का कोई बर्थडे होता है, उस पर टाइम मिलता है आपको ट्वीट करने का, लेकिन आज देश किस हालत में है, आप सिर्फ मुद्दा ढूंढते हैं, मुसलमानों को जो है इस देश से भगा दो, एनआरसी करवा दो, राम मंदिर मस्जिद मत, अरे वो भी मुद्दे खत्म हो गए, लेकिन देश कहां जा रहा है? 4.5 जीडीपी हमारा। खुदा के वास्ते आप अपनी आंखों से पट्टी हटाइए और देखिए कि देश हमारा कहां जा रहा है। एक वक्त आएगा, अगर क्राइसिस बढ़ जाएंगे, हमारे देश में सिविल वार होगा, लोग जो है एक दूसरे का कत्ल करेंगे। ऐसे खालिद जो हमारे बेरोजगार लोग हैं, जो बात सलमान निजामी कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान के इश्यूज इस वजह से उठाए जाते हैं ताकि जो महंगाई, बेरोजगारी और जो इकोनॉमी और मईशत जो इस तरह के इशू है उस पर एक तरह से पर्दा पड़ा रहे, उस पर अवाम बात ना करें, इस वजह से हिंदू मुसलमान के इश्यूज उठा दिए जाए बस। पूरे हिंदुस्तान में एक्सेप्ट किया, वो भी मसला खत्म हुआ, लेकिन जो नोटबंदी में लोग मरे उसमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई मरते हैं। जो आज ठीक है, सलमान निजामी साहब मैं दोबारा से आ रहा हूं जी। खालिद बादुल्ला साहब, भारत एक ऐसी
भारत एक ऐसा देश है जिसमें हर धर्म और हर समुदाय के लोग रहने की कोशिश करते हैं और रहते हैं। और ये भारत एक ऐसा देश जो प्राइम मिनिस्टर दिया है, यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर शुरू करा जाए तो नरसिम्हा राव, उसके बाद अगर सबसे ज्यादा अगर कोई प्राइम मिनिस्टर के लायक देखा जाता था तो डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये लोग एक हाईली एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और आज के दिन में हम लोग को अगर देखने को मिल रहा है, भारत के प्राइम मिनिस्टर भी मैं समझता हूं कि कहां तक पढ़े लिखे हैं वो तो मालूम है। ये सब इफेक्टेड इसलिए हो रहा है कि अगर आपके अंदर में क्वालिफिकेशन नहीं होगा, अमित शाह के अंदर में क्या क्वालिफिकेशन है, नरेंद्र मोदी जी के अंदर में क्या क्वालिफिकेशन है, ये क्वालिफिकेशन अंदर से कैसे निकलेगा जब अगर इकोनॉमिक सही हो कौन करेगा, इकोनॉमी कौन सही करेगा? नहीं भाई, इसलिए जा रहा हूं कि इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। इकोनॉमी कौन ठीक करेगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट थे, ये लोग इकोनॉमिस्ट के बारे में बताएंगे। चिदम्बरम इकोनॉमिस्ट थे, प्रणब मुखर्जी इकोनॉमिस्ट थे। ये लोग देश को किस तरह से आगे बढ़ाने का ये फिक्र था। और ये लोग अभी प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह क्या कर रहे हैं? पूरे देश में तफरका फैला रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था को आपको शर्म आनी चाहिए। देश की अर्थव्यवस्था इस तरह से हो चुका है, देश की अर्थव्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि ये लोग, मैं समझता हूं आने वाले दिनों में देश में जो सिविल वार की बातें हुई, बिल्कुल सिविल वार होने वाला जा रहा है जैसा देखने को मिल रहा है। आज अगर देश का मुखिया अगर इकोनॉमी के बारे में नहीं समझ सकेगा तो देश की इकोनॉमी बर्बाद होगी। इसके बारे में सोचने की जरूरत है, ना कि धर्म और समुदाय और जात पात को लड़वाकर अपनी गद्दी को ठीक करने के लिए आप सिर्फ हिंदू मुसलमान की बातें कर रहे हैं। आप हर जाति के बारे में सोचा, पुलवामा पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं। जब कोई बात होती है तो आप हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद की बातें कर रहे हैं। आप पार्लियामेंट में अगर कोई बिल की बातें करते हैं, आज तक में पार्लियामेंट में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन का बिल नहीं आया, कोई कॉमर्स का बिल नहीं आया, कोई कॉमर्शियल उसका बांग्लादेश बनाता जा रहा है। ठीक है, मैं बंगाल को ठीक है, बात हो गई। मैं सैयद कासिम साहब आपके पास आना चाहूंगा। सैयद कासिम साहब, या तो सरकार जो सच्चाई है उस पर एक तरह से बात नहीं करना चाह रही है, या फिर सरकार की एक तरह से जो नाअहली है वो अब एक तरह से निकल कर आ रही, दो चीजें हैं। आपको क्या लगता है कासिम साहब? सरकार की निकम्मापन को मैं ला रहा हूं। ठीक है खालिद बादुल्लाह, बात हो गई, मैंने टाइम दे दिया, अब खामोश हो जाइए। जी कासिम साहब। दोनों चीजें हैं। सरकार सच्चाई कबूल नहीं करना चाहती है और सरकार फेल हो रही है। हम गांव से आते हैं, आप अगर देखेंगे तो पहले जो गांव से जुग दर जुग लोग शहरों को जाते थे कमाने के लिए, चाहे वो नोएडा हो, चाहे सूरत हो, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे लुधियाना हो। आप देखें बड़े शहरों में हमारे गांव का मजदूर जाता था और वहां से वो कमा के अपने घर में अपने बच्चों के लिए, जैसा भी मिश्रा जी कह रहे थे कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, पैसे देने के लिए पैसे आने पड़ेंगे। अब हमारा रोजगार जा रहा है। जब आपकी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, आपका ऑटोमोबाइल सेक्टर बंद हो रहा है, आपका कपड़ों का कारखाना बंद हो रहा है, आपके होजरी के सेक्टर बंद हो रहे हैं, आपके रेडीमेड के सेक्टर बंद हो रहे हैं, तमाम लोग बेरोजगार हो रहे हैं। जो अपने अब जो ट्रेनें वापस आ रही हैं वो भरी हुई हैं, पहले जो ट्रेनें जाती थी वो भरी हुई होती थी। गांव आने के बाद आपने मनरेगा में कटौती कर ली, आपने दूसरे बजट में कटौती कर ली, बैंक में आपने कहा कि साहब ऐसा है हम ये लोन देंगे, इस तरह देंगे, किसान को हम बीमा देंगे, तमाम चीजें पॉलिसी देखिए। इश्तिहार की सरकार है ये सरकार जो है इश्तिहार की सरकार है, ये सरकार प्रेजेंटेशन की सरकार है। इस सरकार को उस तरह से चलाने की कोशिश की जा रही है जैसे इवेंट मैनेजमेंट किया जाता है। इवेंट मैनेजमेंट में आपको किसी भी मैदान में एक वो बना के शामियाना लगा के उसके अंदर से खूबसूरत से वो बना दिए जाते हैं, उसमें कुछ लोग आते हैं, उसके बाद उसके अंदर एग्जीबिशन में घूम के चले जाते हैं। लगता है कि पूरा हिंदुस्तान यही है, जबकि हिंदुस्तान जहां बसता है, प्याज पे कितनी प्याज, मतलब मजाक उड़ा के कह दिया आपने कि मैं तो प्याज खाती नहीं। आप आइए मैं आपको गांव में दिखाता हूं कि आज भी गांव का मजदूर प्याज और नमक और रोटी खाता है। 30% मजदूर ऐसा है, हमारा 35%, जो जब अपना खाना निकालता है कपड़े में से तो उसके अंदर से एक प्याज निकालता है, उसको हाथ से तोड़ता है और रोटी नमक प्याज खाता है। आज वो उसके हाथ से प्याज दूर चली गई, अब वो सिर्फ नमक रोटी खा रहा है। आप छुपा रहे हैं, आप छुपा रहे हैं और मुद्दों से भटकाने के लिए एनआरसी से लेके इस तरह के मुद्दों को आप ला रहे हैं। जैसा उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा,
आज के आप देखेंगे तो इन सब मुद्दों से हटाने की कोशिश की जा रही है। मुद्दों से कब तक आप हटाएंगे? जनता को जब चीजें उसके हाथ से दूर होती जाएंगी, उसकी दस्तरस से दूर हो जाएगी, जब चीजें वो नहीं पाएगा तो फिर एक जो स्थिति होगी वो विस्फोटक होगी। इसको संभालने के लिए जाहिर सी बात है कि आवाम से जुड़ा हुआ, डायरेक्ट आवाम से जुड़ा हुआ ये मसला है। बिल्कुल कासिम साहब, मैं आशीष मिश्रा जी, दो चीजें, एक तो आवाम से जुड़ा हुआ मसला और दूसरे अगर हम सरकार की बात करें तो पिछले 6 सालों में जीडीपी का जो रेट है, जो ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें तो वो सबसे निचले स्तर पर इस वक्त है। अब पीएम मोदी जी का जो ख्वाब है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, आखिर वो कैसे पूरा होगा? आवाम को तो आप छोड़ दीजिए। बिल्कुल लक्ष्य पूरा होगा, बिल्कुल लक्ष्य पूरा करेंगे। मोदी जी बहुत साफ नियत है, विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, 1 मिनट सुन लीजिए। जहां तक ये बात करें तो बेरोजगारी की, 12 से 15 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया गया, ठीक है? 12 से 15 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन दिया गया, रोजगार चालू। अरे सुन लीजिए खालिद इबादुल्ला साहब बता रहे हैं, बंगाल नहीं है, मैं पूरे खालिद साहब आपके सवाल का जवाब भी दे रहे हैं। आशीष जी सुन लीजिए, खालिद इबादुल्ला, अरे सुन तो लीजिए, खालिद इबादुल्ला साहब सुन लीजिए, थोड़ा सा टाइम उन्हें दे दीजिए जी। अरे सब लूटने वाले लोग हैं, कहां सुनेंगे? आशीष जी कंटिन्यू कीजिए। उनको तो लूटने वाली आदत पड़ी है। अरे सुन लीजिए जी, अरे सुन लीजिए, हमने पूरे, ठीक है आशीष जी कंटिन्यू कीजिए। बैक तो कम कीजिए, मैं खालिद इबादुल्ला आ रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं। मैं ये करूं 12 से 15 करोड़ लोगों, एक सेकंड, 12 से 15 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन मिला था। क्या ये बेरोजगारी खत्म करने की तरफ दिशा नहीं है? 12 से 15 करोड़ लोगों का। कोई भी पीएसयू, मेरे पास कितने सारे मेल है, आपको मैं कल भेज दूंगा बुरेरा जी। हर एक पीएसयू ने अपना अपना वैकेंसी निकाल रहे हैं। क्या इस सरकार की कामयाबी नहीं है? सारे वैकेंसी निकाल रहे हैं, आप उसमें अप्लाई कीजिए, आपको रोजगार मिल रहा है। जितने, जहां तक प्राइवेट सेक्टर की बात है, अरे आपका नियत अगर साफ होगा ना तो आप बेरोजगार को रोजगार दोगे। आपका नियत तो ठगी का था, आपका नियत तो पैसा लेके भागने का था। आपने जितने लोन दिए हैं, सारे ऐसे लोगों को लोन बांटे थे आपने खुल के कि जो कभी काम करना ही नहीं था। फिर आशीष जी, 5 करोड़ का बीमार लोन क्यों लिया, है? 150 करोड़ का सवाल उठता है, अर्थव्यवस्था बीमार क्यों है? बीमार इसी वजह से, इकोनॉमी बीमार था इसी वजह से। अब हम ठीक कर रहे हैं, बीमार था। अरे सुन लीजिए, इकोनॉमिक बीमार था, उसको आपने गलत दिखाया था पहले। मैं अब सही दिखा रहा हूं, मैं सही दिशा में जा रहा हूं। अब ये सही दिशा में चल रही है अर्थव्यवस्था, आप वेट कीजिए। अरे 43 वर्षों में तो लूट वाले सरकार थी। आपको क्या कौन से खराब अर्थव्यवस्था? कुछ भी नहीं खराब है। हमारा भारत देश खुशहाल देश है, खुशहाल रहेगा। आज अर्थ देखने को मिल रहा है बेरोजगार का ये आलम है। बिल्कुल कोई खराब नहीं है, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। सारे लोग खुश हैं, सारे थपथपा रहे हैं, आप मानने के लिए तैयार नहीं है। एक चीज नहीं हुआ, डेटा बता मैं बता रहा हूँ क्या हुआ। आरबीआई बता रहा है, डेटा 6 साल में बंद हो गया, भ्रष्टाचार बंद हो गया। अरे डाटा, क्या डाटा? मैं आपको दे रहा हूँ ना, आपको डाटा मैं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना। आपकी लूट बंद होगी, आपके भ्रष्टाचार बंद हो गए, आप जो सेंट्रल के पैसे खा जाते थे वो बंद हो गया। मैं एक एक हिसाब लेता हूँ आपको पैसा देने से पहले। ठीक है, मैं सलमान निजामी साहब आपके पास आ रहा हूँ। खालिद इबादुल्ला बात हो गई, ठीक है। आशीष जी बात हो गई। मैं सलमान निजामी साहब, जिस डेटा की बात यहाँ पर आशीष जी करते हैं या बीजेपी जिस डेटा की बात करती है, वो डेटा अपोजिशन के पास नहीं है क्या? क्योंकि कोई कमी बीजेपी के डेटा में नहीं है। उनके यहां सारे लोग खुश नजर आते हैं, सब कुछ हरा हरा, जो कहा जाता है कि उनके यहां सब कुछ हरा नजर आता है। आखिर अपोजिशन फिर कमियां क्यों गिनाता है? अबू हुरैरा साहब, उनका अपना डेटा है, ये कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है। जो वीडियो सामने आ रहे हैं, जो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, वो अपोजिशन के किसान नहीं है, वो तो आम लोग हैं जिनमें भाजपा के कार्यकर्ता भी होंगे। हम ये नहीं कहते कि देश में कोई कांग्रेस का किसी को मोहर लग गई तो वो सफर कर रहा है। इस देश में करोड़ों की आबादी है, उसमें चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब जो है वो सफर कर रहे हैं इस वक्त। लोग चाहे सैनिक शहीद हो रहे हैं, 3 सैनिक परसों शहीद हुए एलओसी पे, आज हमारी बच्चियां शहीद, वो भी शहीद हो रही हैं हमारी बच्चियां। और यहां आज जो हमारे किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं, और आप जानबूझ के मजबूर कर रहे हैं लोगों को कि आप लोग मरते रहे, लोग सुसाइड करते रहे। लेकिन हमारी सरकार कहेगी बाहर जाके विदेश में ऑल इज वेल, सब ठीक है। अरे शर्म करिए, कब तक आप अपने कारनामों को छुपाएंगे? मुझे लगता है कि आज, चलिए शुक्र है डिबेट में किसी ने नेहरू पे इल्जाम नहीं लगाया कि देश के प्याज की कीमत बढ़ गई है, इसमें नेहरू का कसूर है। ये लोग जो अपोजिशन के हाथ में थोपते हैं,
अरे जब अपोजिशन जो है, अगर अपोजिशन से कोई गलती हुई हो आप उस पर सवाल उठाइए, जमहूरी मुल्क है। लेकिन जब भी देश में क्राइसिस होते हैं, चाहे रेप का मसला हो, चाहे किसानों का मसला हो, चाहे प्याज का मसला हो, चाहे पेट्रोल का मसला हो, चाहे कश्मीर का मसला हो, ये हमेशा अपोजिशन करते हैं। लेकिन सरकार से जो सवाल करे उसके पीछे ईडी, सीबीआई आप तो उस अच्छा पे किए होते सलमान जी, पैदा करते हैं। आपको देश ने ये इनने जमहूरियत का जो है जिनाजा निकाल दिया है। 70 साल ये दिए, डरा आपने धमका उसको के 150 साल अपोजिशन पीछे को कर दिया। कमजोर करते हैं। आज लेकिन हमने महाराष्ट्र में दिखा दिया इनको, 5 साल, ये देश जो है 5.5 साल में ये देश को सेकुलर 50 मुल्क साल आगे है लेके और गए। इसमें देश में भाजपा की सरकार को कैसे आशीष मिश्रा जी, अब बात पिछले 70 साल में आप लोग क्यों चले जाते हैं, पिछले 40 साल में क्यों चले जाते हैं? यहां पर परेशानी इस वक्त की है, जो इकोनॉमी की बात है या महंगाई की बात, बेरोजगारी की, वो अब बात है। और फिर मोदी जी दोबारा से सरकार में, दोबारा से सत्ता में आए हुए हैं। मैं सैयद कासिम साहब आपके पास आना चाहूंगा, लास्ट कमेंट। सैयद कासिम साहब, आखिर पीएम मोदी का जो ख्वाब है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी को कैसे पूरा होगा? जिस तरह से कमजोर और जो सुस्त रफ्तारी के शिकार हमारी इकोनॉमी और मईशत है, उसमें ख्वाब कैसे पूरे होंगे? आवाम परेशान है, दूसरी तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि ये ख्वाब भी पूरे करने हैं। क्या आपको लगता है, जिस तरह आशीष जी कह रहे हैं कि सारी चीजें पटरी पर आएंगी, सारी चीजें ख्वाब पूरे होंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भी होगी, मुल्क के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन जो सच्चाई है, जो मौजूदा तस्वीर है, क्या उसमें यह हो सकता है, मुमकिन है ये? कासिम साहब, मुझे यकीन है कि ये करेंगे। 5 ट्रिलियन का अगर इससे ज़्यादा भी मोदी जी कहते तो उसे करते, और उसको करने के लिए चाहे 2-3 गवर्नर और आरबीआई के हटाने पड़ते, चाहे आपको कहीं से उसके पूरे डिपार्टमेंट को बदलना पड़ता, कागज़ पे वो 5 ट्रिलियन करना पड़ेगा। वो किसी भी तरह से कागज पे 5 ट्रिलियन होगी, क्योंकि मोदी जी ने कहा है तो वो होना है, और होने के लिए कागज पे होगा। वो मैदान में देखिए, आज के वक्त में बजाज से लेकर रिक्शे वाला तक इस बात को तस्लीम कर रहा है कि हमारी इकोनॉमी बद से बदतर हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी के एमपी सुब्रमण्यम स्वामी ने तो और आगे बढ़ के कह दिया कि साहब 4.5 नहीं 1.5% इकोनॉमी, ये हम नहीं कह रहे, ये सुब्रमण्यम स्वामी और जो इकोनॉमिस्ट हैं उनका ये कहना है इकोनॉमी 1.5% है, जो 4.5% बताई जा रही है। तो भाई इससे अंदाजा लगा लीजिए कि 1.5% को 4.5% बताया जा सकता है, तो 5 ट्रिलियन भी कागज पे की जाएगी। अगर मोदी जी ने कहा है तो वो कागज पे होगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये मुल्क के मफाद में 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होनी चाहिए, ये सभी चाहते हैं, कोई इसके खिलाफ नहीं, लेकिन मुल्क में जो मौजूदा मसले हैं, इकोनॉमी का जो गिरता मियार है, जीडीपी का जो रेट गिर रहा है, इसे एक तरह से पटरी पर लाना होगा। और जो महंगाई एक तरह से कमर तोड़े हुए, आम आदमी परेशान है। हम टीवी स्टूडियो में बैठकर सिर्फ बातें बड़ी बड़ी कर सकते हैं, लेकिन एक आम आदमी का दर्द भी इस सरकार को समझना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष मिश्रा जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, सलमान निजामी साहब, विजय सरदाना जी, खालिद इबादुल्ला साहब और सैयद कासिम साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। आदाब।